हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग की स्विफ्ट रिवीजन सीरीज चल रही थी फॉर सीए फाइनल ऑडिट एंड टुडे आई एम विद द चैप्टर ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इंट्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट है, और ये भी जो है मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही करवाऊंगी। आपको मैं क्वेश्चन वगैरह बताती रहूँगी या टॉपिक का नेम से बताती रहूँगी कि इसमें क्या मेन हाईलाइट है उस टॉपिक की, तो वो आप नोट डाउन कर लोगे तो उससे ईजी रहेगा आपको समझने में। एंड इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस डाल रखी हैं स्विफ्ट रिवीजन की, तो वो स्टडी मटेरियल से इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन विद द हेल्प ऑफ इट। तो आ जाते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपके टॉपिक नंबर 1 से निकला है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एनबीएफसी। तो 45 IF जो है आपका रिजर्व बैंक का सेक्शन, वो क्या बोलता है कि जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो क्या क्या है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है। फिर उसके बाद में अगर वो कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन वो क्या करता है, उसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो क्या है, रिसीव करना डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट, या फिर लैंड करना। ठीक है। और जो थर्ड वाला पॉइंट है वो ये है कि वो एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या कोई इसका ऐसा क्लास है, और जो बैंक ने सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ में क्या करा हुआ है, नोटिफाई करा हुआ है इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये 3 कैटेगरीज की जो कंपनीज हैं, दे विल बी क्लासिफाइड एज व्हाट, एनबीएफसी। फर्दर एक और क्लासिफिकेशन है कंपनी के ऊपर कि अगर जो एक पर्टिकुलर कंपनी है उसके जो टोटल एसेट्स हैं उसका 50% या उससे ज़्यादा किससे बना हुआ है, फाइनेंशियल एसेट से बना हुआ है। इसी तरह से जो ग्रॉस इनकम है उस पर्टिकुलर कंपनी की, उसकी 50% या उससे ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा इनकम किससे है, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट से है, तो फिर ऐसी की कंपनीज को, और यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना आप, एंड है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। फाइनेंशियल एसेट्स का कॉम्पोजिशन भी और फाइनेंशियल एसेट्स की इनकम भी 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए टोटल की। ठीक है, असेट में टोटल असेट और इनकम में टोटल इनकम। एक पॉइंट जो आपको और इसमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको जैसे क्वेश्चन में अगर आएगा कोई, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको इनटैंजिबल एसेट जो है वो नेट ऑफ कर देना है, मतलब माइनस कर देना है। ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी होगी तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, एनबीएफसी बोलेंगे, एंड उसके ऊपर सारी की सारी जो प्रोविजन है वो एनबीएफसी के लग जाएंगे। नाउ अब आते हैं हमारी क्या क्या रेगुलेशंस और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉइंट्स है फॉर एनबीएफसी, या फिर एक कंपनी को हम मतलब क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो एक एनबीएफसी को कमेंस करनी होगी बिफोर, मतलब क्या क्या कंप्लाई करनी होगी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनबीएफसी। तो 2 चीज़ें इसमें हैं, एक तो आपकी एनबीएफसी जो है उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना होगा आरबीआई से, और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो नेट ओन फंड है वो उसके मिनिमम 2 लाख नेट ओन फंड होने चाहिए, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, मैक्सिमम लिमिट है 2 करोड़ की। सो मिनिमम नेट ओन फंड इज 2 लाख एंड मैक्सिमम नेट ओन फंड इज व्हाट, 2 करोड़। नेट ओन फंड में मेरे को आपको एक चीज बतानी है, नेट ओन फंड बनता कैसे है, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ध्यान रखना, आप नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो, प्लस फ्री रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू माइनस इंटैंजिबल असेट। ठीक है। तो ये मिलके आपका क्या बनता है, ये मिलकर आपका बनता है व्हाट, एनओएफ, मतलब नेट ओन फंड। आपको ये कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में आपको आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, तो 2 टाइप के आपके एनबीएफसीज होते हैं। अगर हम डिपॉजिट की टर्म्स में बात करें तो होता है आपका डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसीज, और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं वो अपने साइज के हिसाब से 2 फर्दर कैटेगरीज में स्प्लिट होती हैं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट। और जो है कुछ एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भी जो है एनबीएफसीज का कैटेगराइजेशन होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इसी तरह से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिर आपके हो गए सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ऐसे करके अलग अलग एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग भी जो है वो एनबीएफसी कैटेगराइज होता है। तो अब इसमें 2-4 जो एग्जांपल्स है वो लर्न कर लो। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द कंपनीज व्हिच आर एनबीएफसी, या फिर कंपनीज दैट डू फाइनेंशियल बिजनेस बट आर नॉट रिक्वायर्ड और यू कैन से आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर आरबीआई। तो आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब क्वेश्चन को टोन को रीड करना कि वो टोन कहना क्या चाह रही है। तो अगर वो उसमें आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस कंपनी के ऊपर एनबीएफसी के प्रोविजंस रजिस्ट्रेशन के लगेंगे या फिर इसको एग्जाम्पशन है,
तो फिर आपको देखना है। तो होता क्या है ना कि कुछ कंपनीज जो है वो ऑलरेडी किसी और रेगुलेटर से रेगुलेट होती हैं, तो उसके ऊपर क्योंकि एक और रेगुलेशन लग रही है, तो फिर वो एनबीएफसी में मतलब ये है, अगर आरबीआई के अंडर आप उसको रजिस्टर ना भी करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए जो कंपनीज फाइनेंशियल बिजनेस तो कर रही है लेकिन वो ऑलरेडी उसके ऊपर कोई रेगुलेशन लग रही है, तो फिर उसको एग्जाम्पशन मिल जाती है कि इसको आरबीआई में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो ड्युअलिटी होती है रेगुलेशन की वो अवॉइड हो जाती है। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए मैं आपको एक मेमोरी टेक्निक बता देती हूँ, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। मेमोरी टेक्निक क्या है, निधि ने एचएम कंपनी के स्टॉक एक्सचेंजेस एंड वेंचर कैपिटल फंड, निधि ने एचएम के स्टॉक एक्सचेंजेस एंड वेंचर कैपिटल ब्रोकर से मॉर्गेज करवा लिए। तो निधि का मतलब क्या है, निधि कंपनी। निधि की स्टोरी जो है वो मैंने कारों में भी यूज करी है, तो अगर आपको कारों वाले प्रोविजंस याद नहीं है, क्लॉजेस याद नहीं है, तो आप याद कर सकते हो मेरी मेमोरी टेक्निक से, ठीक है। तो निधि को रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर निधि ने क्या करा, एचएम के क्या खरीदे, स्टॉक्स खरीदे और वेंचर कैपिटल फंड। तो निधि एचएम का मतलब क्या हुआ, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज। तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज कौन रेगुलेट करता है, सेबी। हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कौन करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। और इसने क्या करा, स्टॉक एक्सचेंजेस, तो स्टॉक एक्सचेंजेस कौन करता है, सेबी। फिर जो कंपनीज एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग या सब ब्रोकिंग, तो दिस इज रेगुलेटेड बाय अगेन एस सेबी। तो निधि ने क्या करा, एचएम की स्टॉक एक्सचेंजेस एंड वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है। क्या करा उसने, ब्रोकर से, तो ब्रोकर का मतलब ये हो गया स्टॉक ब्रोकिंग सब ब्रोकिंग, और क्या करा उसने, मॉर्गेज करवा लिए। तो मॉर्गेज का मतलब हो गया मॉर्गेज गारंटी कंपनीज। इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, ये इंश्योरेंस वाली जो अलग पॉइंट्स है इसको रीड कर लेना, चिट कंपनीज चिट फंड एक्ट से, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी मतलब आईआरडीए जो है वो है, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो स्पेशल पॉइंट ये है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है उसको तो करवाना ही करवाना है रजिस्ट्रेशन, है ना। लेकिन अगर कोई नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, तो उसको करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, असेट साइज की। तो अगर उस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का जो असेट साइज है दैट इज लेस देन 100 करोड़, तो फिर उसके ऊपर जो है ये एग्जाम्पशन एप्लीकेबल हो जाएगी। और इन केस अगर उसका असेट साइज 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ तभी उसके ऊपर ये एग्जाम्पशन है। और अगर वो पब्लिक फंड्स को एक्सेस करेगी तो उस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इफ इट हैज़ अ एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ और मोर, ठीक है। और जो आपकी मॉर्गेज गारंटी कंपनीज है, दीज हैव बीन नोटिफाइड एज एनबीएफसी, एक नोट दे रखा है। नाउ आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है, तो अभी तक देखो कितने क्वेश्चंस बन गए, डेफिनेशन बन गई एनबीएफसी की, फिर एनबीएफसी को क्या क्या रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई करना चाहिए, टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज मैंने बता दिया, और कौन कौन सी कंपनीज एग्जाम दे, 4 क्वेश्चंस बन गए अभी तक आपके। अब आपका 5th क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बैंक्स इन एनबीएफसी। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये बहुत ही नॉर्मल से हैं। जो एनबीएफसीज हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कुछ एनबीएफसीज टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं। फिर जो एनबीएफसीज हैं वो पार्ट नहीं बनती है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का, क्योंकि वो अपने बिहाफ पे चेक्स को जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकती हैं। फिर एनबीएफसीज के पास में डीआईसीजीसी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। व्हाट इज दिस डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दिस इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ व्हाट, एनबीएफसीज। बट ये फैसिलिटी किसके पास होती है, बैंक्स के पास में होती है। फिर इनके पास में कोई भी मिनिमम एक्सपोजर नहीं होता है प्रायोरिटी सेक्टर को। तो बैंक्स में क्या होता है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सेक्टर्स प्रायोरिटी पे होते हैं, बट एनबीएफसीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो दीज आर द 4 डिफरेंसेस। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स में। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में जो पहले बात होती है आपकी, वो होती है आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो मिनिमम कैपिटल जो होना चाहिए टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का, दैट शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द अग्रीगेट रिस्क वेटेड असेट्स ऑन बैलेंस शीट
एंड ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट। तो इनका जो टोटल हुआ, एग्रीगेट मतलब जो इनका टोटल हुआ, उसके 15% से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम कैपिटल रेशियो जो टीयर 1 और टीयर 2 की कैपिटल का होगा। दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर अकाउंटेंसी पर्पस एंड यू कैन से एमसीक्यू पर्पस। अब इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है, टीयर 1 की कैपिटल जो होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबल एनबीएफसी। तो ये जो है एनबीएफसी एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और आईडीएफ जो आईडीएफ एनबीएफसी, व्हाट इज दिस आईडीएफ एनबीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग, इनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा जिन जिन पे भी ये टीयर 1 का है ना, टीयर 1 कैपिटल एप्लीकेबल एनबीएफसी की, वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10% से कम नहीं होने चाहिए बाय 31 मार्च 2017। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपको रिमेंबर करना है। मतलब ये जो टीयर 1 का कैपिटल है दैट शुड नॉट बी लेस देन 10%। फिर उसके बाद में है जो एप्लीकेबल एनबीएफसी जो एंगेज्ड है लेंडिंग करने में अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो सच लोन्स कंप्राइजिंग 50% और मोर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। क्योंकि ये जो है ये लैंड कर रही हैं, तो ऐसे जो है ये जो लोन्स हैं क्या बन रहे हैं, ये कंप्राइज कर रहे हैं 50% या उससे ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स का। तो अगर वो लैंड कर रही हैं, मतलब किसी को दे रही हैं वो लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, तो फिर उस केस में क्या हो रहा है, मतलब गोल्ड ज्वेलरी उन्हें मिल रही है और वो लैंड कर रही है, तो उस केस में जो उन एनबीएफसी को मिनिमम टीयर 1 का कैपिटल रखना है दैट शुड नॉट बी लेस देन 12%। ठीक है, तो वैसे टीयर 1 के ऊपर 10% की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज 12%। यहाँ 3% आपको ध्यान रखनी है, 15%, देन योर 10%, देन योर 12%। ठीक है, और जो भी नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, जो आपका नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ये परसेंटेज वेट पे क्या दे रखा है। तो इसमें क्या होता है ना, जो परसेंटेज वेट है दैट इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर एसेट, और उसके हिसाब से क्या निकलता है, उसके हिसाब से जो है वैल्यू निकलती है। तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ ईच एसेट और आइटम इज मल्टीप्लाइड विद द रिलेवेंट रिस्क वेट्स। इससे क्या आ जाती है, रिस्क एडजस्टेड वैल्यू आ जाती है। जब आप ये वेटेड रिस्क एसेट्स को परसेंटेज वेट के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाती है, रिस्क एडजस्टेड वैल्यू आ जाती है एसेट्स की। अब ये जो aggregate है, it shall be taken into account by reckoning the minimum capital ratio। तो ये कैसे करके निकालते हो, इसमें ना कुछ परसेंटेज वेट्स फिक्स होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी आपको लग रहा है रिस्क कम है या फिर गवर्नमेंट है या सिक्योर्ड है, वहां पर जनरली 0 होता है परसेंटेज वेट। बट अगर आपको लग रहा है यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है तो वहाँ 100 होता है। कुछ आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस में बता देती हूँ, कुछ जगह 20 है, कुछ जगह 50 है। तो देखते हैं, कैश बैंक में 0 रिस्क है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी में 0 रिस्क है। जो बॉन्ड्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उसमें 20% का रिस्क है। इसी तरह से जो एसेट्स कवर कर रहे हैं ट्रिपल पी एंड पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस, उस पर 50% का रिस्क है। और अदरवाइज जो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वो 100% है। और जो शेयर्स हैं कंपनीज की, उस पर भी 100% है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं करंट एसेट्स की। तो करंट एसेट्स में जो फुल्ली सिक्योर्ड है या लोन स्टाफ वाले हैं, ये आई गेस यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा बना रखा है। जो लोन्स एंड एडवांसेस दैट आर फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट डिपॉजिट्स है, वो तो आपके 0% है। ठीक है, बाकी सारे आपके क्या है, बाकी सारे आपके 100 हैं। फिर उस तरह से आ जाते हैं ये वाले जो है आपके गवर्नमेंट वाले एडवांस टैक्सेस वगैरह, इन सब पे 0 होता है, लेकिन अदर एसेट्स जो है उस पे 100 होता है। तो देख सकते हो आप, जैसे गवर्नमेंट जहाँ पर है वहां आपको 0% दिखेगा और अदरवाइज क्या है 50 है। और ये वाला जो है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सॉवरेन की जो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड क्लेम्स हैं, अगर वो डिफॉल्ट में रहे हैं फॉर नॉट मोर देन 90 डेज, तो फिर उस केस में जो है वो 20% का रिस्क रहता है। लेकिन अगर 90 डेज से ज़्यादा डिफॉल्ट हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के गारंटीड क्लेम्स, तो फिर वहाँ पर क्या है, 100% का रिस्क जो है वो आ जाता है। तो एक तो 20 यहाँ पर है और एक वहाँ पर है 20, एक आपका बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे 20 है और एक आपका यहाँ पर 50 है। तो दिस इज मोर रेलिवेंट फॉर अगेन अकाउंटेंसी पर्पस, अदरवाइज जो है ये इतना ज़्यादा आपका रेलिवेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम इनकम रिकॉग्निशन पे। तो ये भी आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, जो आपका कैटेगराइजेशन होता है वो कैसे होता है, स्टैंडर्ड, फिर सब स्टैंडर्ड, फिर डाउटफुल, फिर लॉस। तो स्टैंडर्ड तो आपका तब होता है जब कोई भी एसेट्स में कोई डिफॉल्ट नहीं होता, आराम से उसका जो है वो रीपेमेंट होता है उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का।
ठीक है। सब स्टैंडर्ड कब होता है? जब वो जो असेट है वो एनपीए क्लासिफाई हो जाता है। मार्क माय वर्ड्स, एनपीए क्लासिफाई हो जाता है। डाउटफुल कब रहता है वो असेट? जब वो सब स्टैंडर्ड हो जाता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और लॉस एसेट जब उससे आप उम्मीद नहीं कर पाते हो, उसको फिर आप लॉस एसेट बोल देते हो। जब आपको लगता है कि ये जो है इसमें पोटेंशियल थ्रेट है और रिकवरेबिलिटी की कोई चांस ही नहीं है, तो फिर उसको अल्टीमेटली आप क्या कर देते हो? लॉस एसेट जो है वो मान लेते हो। ठीक है। तो अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सब स्टैंडर्ड एसेट में मैंने क्या बताया, अगर कोई एसेट एक पीरियड के लिए जो है वो एनपीए अगर क्लासिफाई हो जाता है, तो फिर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सब स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी है ना, ये नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए डिफरेंट है। तो अगर कोई एसेट जो है वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, तो फिर उस केस में अगर नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो वो सब स्टैंडर्ड होगा। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये 18 मंथ्स की जगह हम क्या कंसीडर करते हैं? 12 मंथ्स। मतलब कि वो जो एसेट अगर एनपीए 12 मंथ से एक्सीडिंग हो जाएगा, मतलब नॉट एक्सीडिंग, अगर वो 12 मंथ्स है और वो एनपीए है, तभी हम उसको सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। अगर वो एक्सीड कर गया तो फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा? नेक्स्ट कैटेगरी में वो पहुंच सकता है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है डाउटफुल। तो डाउटफुल एसेट कब होता है? जब वो पर्टिकुलर एसेट कैसा रहता है? सब स्टैंडर्ड रहता है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ। वहां पर था एनपीए नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, यहाँ पर क्या है? रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ्स। ये चीज वैसे आपको पता ही होगी, ये रिविजन ही करा रही हूँ मैं, बट ये पॉइंट जो है कुछ ध्यान रखते हैं। सेम यहाँ पर भी 18 और 12 का है। अगर नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो 18, और अगर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो 12। ठीक है। लॉस एसेट मैंने बताई दिया, अगर एडवर्स इफेक्ट ले है या फिर उसने एसेट जो है आइडेंटिफाई करा है लॉस एसेट बाय एप्लीकेबल, या फिर इंटरनल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिटर, तो हम उसको लॉस एसेट बोलते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड एसेट में टर्म एनपीए, तो एनपीए का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी एसेट, टर्म लोन, डिमांड, ये सब ओवरड्यू हो जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स। ठीक है। तो इसमें अगर एसेट ओवरड्यू हो गया, इंटरेस्ट ओवरड्यू हो गया, टर्म लोन का बिल जो है ओवरड्यू हो गया फॉर 6 मंथ्स और मोर, तो हम क्या बोल देंगे उसको? एनपीए हम बोल देंगे। लेकिन इसमें भी कुछ दो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको ध्यान देना है। ये वाला, any dues on accounts of sale of assets or services rendered on reimbursement of expenses incurred which remained overdue for a period of 6 months or more। तो बोलोगे आप कि इसमें क्या है, 6 मंथ्स ही तो है। तो हाँ, ये लेकिन जो 6 मंथ्स है, दिस इज ओनली फॉर नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, बट इफ इट इज अ एनबीएफसी दैट इज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट ना, तो वहां पर हम देखेंगे 3 मंथ्स। मतलब अगर वो 3 मंथ से ज्यादा ही ओवरड्यू हुआ, हम तभी उसको क्या बोल देंगे कि ये बन गया है आपका एनपीए। उसी तरह से उसी तरह से जो लीज रेंटल एंड हायर परचेज इंस्टॉलमेंट है ना, उस पे आपका अगर नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर वो ओवरड्यू वाला पीरियड इन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, और उन्होंने क्या बोला ओवरड्यू वाले पीरियड में कि अगर वो 12 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए ओवरड्यू हो गया, हम तब बोलेंगे उसको एनपीए। लेकिन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के लिए अगेन वो क्या है? 3 मंथ्स ही है। ठीक है। So lease rental and hire purchase installment which has become overdue for a period of 12 months or more, तब हम उसको बोलेंगे what? एनपीए। तो दोनों पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में बैठ गए ना? एनी ड्यूज ऑन अकाउंट्स ऑफ सेल्स और सर्विस रेंडर्ड ऑन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, और ये जो लीज रेंटल वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो पॉइंट है, ये बोलता है कि जो भी लोन्स, एडवांसेस या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज या बैलेंस आउटस्टैंडिंग है अंडर क्रेडिट फैसिलिटीज are made available to the same borrower या beneficiary when any of the above credit facilities becomes NPA। तो मतलब ये कि अगर जैसे एक उसने कोई फैसिलिटी ऊपर की ले रखी है और वो एनपीए हो गया, तो जितने भी उसके अकाउंट्स होंगे सारे के सारे एनपीए बोल कंसिडर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें आपको एक कंडीशन दी है कि अगर लीज या हायर परचेज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, तो हर अकाउंट को अलग अलग तरह से हम ट्रीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक अकाउंट जो है वो अगर एनपीए ट्रीट हो गया तो सारे के सारे एनपीए ट्रीट हो गए। प्रोवाइडेड दैट in case of lease and hire purchase transaction, an applicable NBFC shall classify each such account on the basis of its records and recovery। ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी एक बार रीड कर लो। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, एडवांसेस एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग बिल्स परचेजेस एंड डिस्काउंटेड, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग अंडर द क्रेडिट फैसिलिटीज made available to the same borrower or beneficiary when any of the above credit facilities becomes NPA, तो फिर वो क्या बन जाता है? NPA बन जाता है। ठीक है। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी है। लॉस एसेट्स में आपको 100% प्रोविजन बनाना होगा। डाउटफुल में कैसा चलता है? डाउटफुल में अगर अनसिक्योर्ड है तो 100%,
ठीक है। लेकिन अगर वो क्या है, अगर वो सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड में भी कैसा रहता है, 100% प्रोविजन टू द विच इज नॉट कवर्ड। सिक्योर्ड में ऐसा रहता है कि अगर वो डाउटफुल है अप टू 1 ईयर तो फिर 20% का प्रोविजन, 1 to 3 years तो 30% का प्रोविजन, मोर देन 3 years तो 50% का प्रोविजन। ठीक है। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, 10% का आपको बनाना होगा प्रोविजन। और स्टैंडर्ड एसेट में कैसा रहता है कि अगर वो एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है तो 0.4% और नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है तो 0.25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी कंसिडर्ड व्हाट, विल बी कंसिडर्ड एज द प्रोविजन। ठीक है। नाउ दिस कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल चैप्टर, ऑडिट प्रोसीजर्स। तो भाई हम ऑडिट ऑफ एनबीएफसी की बात करें तो डेफिनेटली ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हो ही गया। तो इस टॉपिक को आपको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले तो आपको एक मेमोरी टेक्निक बताती हूँ। तो मेमोरी टेक्निक क्या है, सीए, कोई भी सीए गया, सपोज आप खुद का नाम ले लो क्योंकि आप सीए बनने वाले हो, मैं सीए सौम्या ले रही हूँ। तो सीए सौम्या क्या कर रही है, शी इज ascertaining and evaluating, she is ascertaining and evaluating registration, and what she will do, she will check the prudential norms। तो या फिर आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ascertain and evaluate registration and check prudential norms। हर एक वर्ड में जो है ऑडिट प्रोसीजर बन रहा है। ascertaining का मतलब ascertain the business of the company, evaluation का मतलब evaluation of internal control system, registration का मतलब register with RBI, in check का मतलब auditor will check, और prudential norms मतलब prudential norms। तो पहला पॉइंट आता है हमारा ascertaining the business of the company। तो जब भी आप ऑडिट करने जाओगे किसी भी एनबीएफसी का, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, उनके एमओए एओए को रीड करोगे, असर्टेन करोगे कि भाई बिजनेस में है क्या इनके। फिर क्या करोगे, दूसरा स्टेप आपका रहेगा बिजनेस पॉलिसी को रीड करना। आप लिख सकते हो अपने साइड में, अगर आपके पास में इसके शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं, चेक एमओए एओए, देन चेक बिजनेस पॉलिसी, और असर्टेन करो कि इनका मेन बिजनेस क्या है। ठीक है, असर्टेन देयर मेन बिजनेस। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, यू विल रीड द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड डिस्कस इट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड इस वाले क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, उनकी बिजनेस पॉलिसी रीड करके, मिनट्स डिस्कस करके, डिस्कशन करके, एमओए एओए पढ़ के, इस वाले सारे क्लासिफिकेशन के साथ में आप ये देखोगे कि क्या वो जो एनबीएफसी है वो कंप्लाई कर रही है विद द पब्लिक डिपॉजिट लिमिट। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट लिमिट के साथ में वो कंप्लाई कर रही है क्या। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी इट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस दैट आर रिलेटेड टू द लिमिट्स ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एज कंटेन्ड इन द एनबीएफसी या पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। तो जो भी लिमिट होती है पब्लिक डिपॉजिट वाली, उसके साथ में आपको ये देखना है कि क्या वो कंप्लाई कर रही है, अगर उस पर एप्लीकेबल है वो या नहीं है। ठीक है, तो मेन आपको इसमें क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताया, एमओए एओए, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, मिनट्स, और उसके बाद में ये जो आपका कंप्लायंस विद द एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स वाला। फिर उसके बाद में मैंने बताया था इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट हम क्या करेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये तो बिल्कुल सेम है जैसे अभी तक चलता आ रहा था। ऑडिटर क्या करेगा, उनका अकाउंटिंग सिस्टम समझेगा, उनके इंटरनल कंट्रोल समझेगा, उसके हिसाब से वो डिटरमाइन करेगा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की। फिर वो ये देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल कितने इफेक्टिव हैं। वो और क्या करेगा, पीरियोडिक रिव्यू करेगा जो एडवांसेज हैं दैट फैसिलिटेट, वो ये देखेगा कि हाँ, वो ये देखेगा कि क्या यहाँ पर पीरियोडिकल रिव्यू होता है जो भी एडवांसेस वगैरह देते हैं, और मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, और अगर उसने रिव्यू नहीं करा है, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर एनबीएफसी किसी को लैंड कर रही है और वो कुछ फॉलो अप नहीं कर रही, कुछ पीरियोडिकल रिव्यू नहीं कर रही है जिसको उसने दे रखा है, तो उस केस में अगर अकाउंट एनपीए भी हो गया तो फिर वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो भी एनबीएफसी है वो टाइम टू टाइम पीरियोडिकल रिव्यू कर रही है जिन लोगों को उसने पैसा दे रखा है। तो अगर ये चीज नहीं है तो ऑडिटर इस चीज को नोट करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में इनकी क्या है, वीकनेसेस है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की 4 पॉइंट्स मैंने क्या बताया, अकाउंटिंग सिस्टम, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पीरियोडिकल रिव्यू जिसको एडवांस दिया है, और ये देखेगा कि मतलब वो फॉलो अप वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा, मतलब वो ठीक से पीरियोडिकल रिव्यू नहीं कर रहे होंगे, तो देयर विल बी अलार्मिंगली हाई लेवल ऑफ एनबीएफसी। तो ये वाले पॉइंट्स जो है इसमें बहुत भर भर के लिखा हुआ है, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ उसको आप साइड में नोट कर लो अपनी लैंग्वेज में, तो उससे आपको ईजी रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको थर्ड पॉइंट मैंने बताया था, असर्टेन एंड इवैल्यूएट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में क्या है, एनबीएफसी को कहाँ रजिस्टर करना होता है, 45IA में। तो अगर वो डेफिनेशन में फॉल करती है या फिर वो 50-50 वाला जो मैंने बताया था उसमें फॉल करती है,
और उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना होगा आरबीआई के पास में, और मिनिमम नेट ओन फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो करनी होगी फॉलो। तो मिनिमम नेट ओन फंड्स जो है वो 2 करोड़ है। Although the requirement of minimum net own funds at present is 200 lakhs, the minimum net own funds for the companies that were already existed before 21 April 1999 was retained at 25 lakh। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो पहले थी मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट वो थी आपकी 25 लाख, और अब कितनी हो गई, 200 लाख हो गई। तो मिनिमम नेट ओन फंड वाले जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, उसको आप जो है वो करेक्ट कर लेना। ठीक है, ये रेज हो गई है 25 लाख से, और ये अब कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए, वो जो थी दैट एग्जिस्टेड बिफोर 21 अप्रैल 1999। मैं ये वाले जो पॉइंट है ना इसको पिन कर दूंगी सो दैट किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद में ऑडिटर क्या चेक करेगा, ऑडिटर देखेगा कि उनसे अब आपको कोई बता दे, तो आप कोई बताने से तो काम करोगे नहीं, आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपको चाहिए भाई अप्रूव। तो आप क्या करोगे, कॉपी लोगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, और अगर जैसे सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या लोगे, एप्लीकेशन की कॉपी लोगे। ठीक है, अगर वो जो एनबीएफसी है वो पब्लिक डिपॉजिट होल्ड कर रही है तो उस एनबीएफसी को इन्वेस्टमेंट करना होता है लिक्विड एसेट्स में भी। तो यही चीज आप चेक करोगे कि क्या एनबीएफसी ने ऐसा करा है। ठीक है, फिर क्वार्टरली रिटर्न जो फाइल्ड हुई है विद आरबीआई, उसकी भी आप देखोगे कि क्या वो जो रिटर्न्स है फाइल्ड हुई है आरबीआई के पास में टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है चेक। तो चेक में क्या है, ऑडिटर को ना कुछ चीजें सर्टेन करनी होती है, कुछ चेक करनी होती है। तो एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन में ऑडिटर को कुछ बातें चेक करनी होती है। तो उसमें आप तो एक तो ये देखोगे कि क्या एनबीएफसी अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई हुई है या नहीं, फिर उन्होंने प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट लिक्विड एसेट्स में करा है या नहीं, इनके इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर है या नहीं, और अगर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है या नहीं, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं। ठीक है, फिर जो आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये वाला आता है, फर्स्ट वाला पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, एक सीलिंग होती है क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स की, जो कि लिंक्ड होती है क्रेडिट रेटिंग से, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं एनबीएफसी को। ठीक है, तो अब आप तो हो ऑडिटर, तो आप क्या करोगे, उस चीज की कॉपी ले लोगे। तो आप क्या करोगे, कॉपी ले लोगे उस क्रेडिट रेटिंग जो भी उस एनबीएफसी को मिली है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। अब उस क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से एनबीएफसी क्या कर सकता है, पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। अब हुआ क्या, सपोज वो जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या हो गया, इन द इवेंट ऑफ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग, जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपने माइंड में बियर करना होगा दैट द एनबीएफसी विल हैव टू इंक्रीज और रिड्यूस हिज पब्लिक डिपॉजिट। अगर जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उसकी क्रेडिट रेटिंग्स को बढ़ा दिया, तो फिर वो जो एनबीएफसी है वो एलिजिबल हो जाती है अपनी पब्लिक डिपॉजिट्स को बढ़ाने में, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो एज एन ऑडिटर आप यही देखोगे कि क्या क्रेडिट रेटिंग बढ़ी है या कम हुई है, एंड उसके अकॉर्डिंग एनबीएफसी ने काम करा है या नहीं। अब सपोज क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम हुई है, ठीक है, इन द इवेंट ऑफ डाउनग्रेडिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, तो ये जो हो गई, ये हो गई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और ये किसके नॉलेज में आना चाहिए, ये वाली पोजीशन अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दे दी है एनबीएफसी को, तो ये 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो है कंसर्न रीजनल ऑफिस को पता लगनी चाहिए आरबीआई के, जहां वो एनबीएफसी है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो एनबीएफसी है उसको इमीडिएटली क्या कर देना चाहिए, फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। ठीक है, ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको हम मेच्योरिटी तक खींचेंगे। अब इसमें एक चीज दे रखी है, प्रोवाइडेड दैट नो मेच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट शैल बी रिन्यूड विदाउट द एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर है उसको आपको रिन्यूअल करने से पहले जो है उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी मेच्योर पब्लिक डिपॉजिट को आप ऐसे ही रिन्यू नहीं कर सकते, रिन्यू करने से पहले आपको कंसेंट लेनी होगी। तो ये वाला क्रेडिट रेटिंग वाला जो पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा लेंदी सा भी है, तो इसलिए भी मुझे लग रहा है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दी। अब आते हैं हमारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या क्या है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में है कि आपको चेक करना है कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो प्रूडेंशियल नॉर्म्स में आपको वही सब देखना है, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन वाला, और आपको ये भी देखना है कि जो एनबीएफसी है वो प्रोहिबिटेड होती हैं ऑन ग्रांटिंग लोन्स बाय एनबीएफसी अगेंस्ट इट्स ओन शेयर, और उनको प्रोहिबिशन भी होता है लोन्स एंड एडवांसमेंट्स फॉर फेलियर टू रीपे पब्लिक डिपॉजिट्स एंड नॉर्म्स फॉर द कंसंट्रेशन। तो आपको ये देखना है इन सारी चीजों के साथ में कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सारी की सारी एनबीएफसी का, वो क्या कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं या डिमांड कॉल लोन्स और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसी कंपनी के लिए।
ठीक है। फिर उसके बाद में जो ऑडिटर है उसको ये भी असेस करना होगा कि क्या एनबीएफसी ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ में कंप्लाई करा है या नहीं, और जो भी कोई एडवांसेस या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज हैं उनको उन्होंने स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, इन सब में कैटेगराइज करा है या नहीं करा है। ठीक है। और अगर जो एनबीएफसी है वो एनपीए है तो उसका कोई भी प्रॉफिट आप इसमें नहीं लेकर जा रहे हो, कोई भी अनरियलाइज इनकम आप पीएनडीएल अकाउंट में नहीं लेकर जा रहे हो। और इसके बाद में एक चीज और है कि अगर वो जो एनपीए है वो पिछले साल है तो उसको आपको इस साल वाली करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी शो करना है। और इन केस वो जो है वो एनपीए से रेगुलर बन गई है तो फिर इसमें ये लिखा है इफ द सेम इज नॉट ट्रीटेड एज एन एनपीए इन द करंट ईयर, तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो जो पिछले साल का एनपीए है वो इस साल एनपीए रिपोर्ट नहीं हुए तो क्या वो रेगुलर हो गया या वो अभी भी एनपीए है, और अगर नहीं है तो फिर आप क्या करो, ऑडिटर हो भैया आप उस चीज को रिपोर्ट करो। ठीक है। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टॉपिक नंबर 5। इसमें जो मेमोरी टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ ये मैंने देखी है शुभम केशवानी सर से, तो मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोलती हूँ। जो भी अगर उन्होंने किसी और की मैं यूज करती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है उसका नेम में मेंशन कर दूँ, क्योंकि आई डोंट वांट एनी फॉल्स क्रेडिट्स। ठीक है। तो ये उन्होंने दी थी, तो ये मेमोरी टेक्निक मुझे काफी पसंद आई। तो ये क्या है, मिस ने क्या करा, मिस ने फंड चीटिंग करके फॉरेक्स ले गई। मिस फंड चीटिंग करके फॉरेक्स ले गई। तो व्हाट इज मिस, मिस का मतलब है MISS, तो मतलब मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो आपको कैसे करना है, आपको क्लासिफाई करना है फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी। तो अगर कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच हो जाता है ट्रस्ट का तो उस केस में क्या होता है, इन ऑर्डर टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग फ्रॉड्स को आपको क्लासिफाई करना होता है ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच है तो उस चीज को आपको रिपोर्ट करना होगा। मिस ने क्या करा, मिस फंड चीटिंग करके, तो फंड का मतलब क्या है, एफ मतलब फ्रॉडलेंट एनकैशमेंट थ्रू फॉल्स इंस्ट्रूमेंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स, यू फॉर अनऑथराइज्ड क्रेडिट क्लेम्स, एन फॉर नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस। देन डी से क्या है, डी से आपका है कोई भी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। चीटिंग करके मतलब चीटिंग एंड फॉर्जरी। फॉरेक्स मतलब इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है। तो मिस फंड चीटिंग करके क्या ले गई, फॉरेक्स ले गई। ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको ये सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। नाउ केसेस ऑफ नेग्लिजेंस इन कैश शॉर्टेजेस एंड irregularities in foreign exchange transactions that are referred in D and F above are to be reported as fraud if the intention to cheat or fraud is suspected or proved। मतलब ये वाले जो डी और एफ वाले पॉइंट्स हैं इसको आपको तभी फ्रॉड करना है अगर इनका इंटेंशन की फ्रॉड करना चाह रहे थे वो प्रूव हो गया है। लेकिन फॉलोइंग केसेस जहां पर however the following cases where fraudulent intention is not suspected or proved at the time of detection will be treated as fraud and reported accordingly। मतलब इन दोनों पॉइंट्स में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि अगर इंटेंशन है आप तभी उसको जो है वो करोगे एज फ्रॉड, लेकिन बाकी सारे केसेस में जो है उसको आपको फ्रॉड या रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली आपको तब भी करना होगा, अगर इंटेंशन प्रूव नहीं हुआ है तब भी आपको करना होगा। तो उसमें क्या है, आपको कैसे करना है, जो केसेस हैं ऑफ कैश शॉर्टेजेस मोर देन 10,000 and cases of cash shortages more than 5,000 if detected by management or auditor and not reported on the occurrence by the persons handling cash। तो इसमें क्या दे रखा है ना कि इन दोनों को तो आप तभी करोगे अगर इंटेंशन है, लेकिन जो फॉलोइंग केसेस हैं वहां पे फ्रॉडलेंट इंटेंशन अगर सस्पेक्ट नहीं भी हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन डिटेक्ट ही हुआ है तब भी आपको उसको फ्रॉड और रिपोर्ट करना होगा। तो कैसे करोगे, केसेस जो है अगर कैश शॉर्टेजेस के मोर देन 10,000 है और अगर जो केसेस है कैश शॉर्टेजेस के वो मोर देन 5,000 है और वो मैनेजमेंट या ऑडिटर ने डिटेक्ट कर लिया एंड दे आर नॉट रिपोर्टेड ऑन द अकरेंस बाय द पर्सन हैंडलिंग कैश, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है उनको जो है वो चीज ये रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए। मतलब अगर कैश में शॉर्टेज हुई तो क्यों हुई है वो 10,000 से ज्यादा, और अगर कैश में शॉर्टेज हुई है मोर देन 5,000 और वो डिटेक्ट करा है मैनेजमेंट या ऑडिटर ने एंड वो रिपोर्ट नहीं हुआ है तो उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर डिटेक्ट करके रिपोर्ट नहीं कर रहा तो रिपोर्ट कर दोगे अगर कैश शॉर्टेजेस मोर देन 5,000 है, और अगर 10,000 से ज्यादा आपने पकड़ ही लिए तो उसको आप कर ही दोगे। ठीक है। लेकिन जो डी और एफ इसमें ध्यान रखना, फॉरेक्स वाला और नेग्लिजेंस इन कैश शॉर्टेजेस वाला। तो कैश शॉर्टेजेस के लिए ही इन्होंने यहाँ दो एक्सेप्शन दिए, अगर इससे कम अमाउंट होगा बेसिकली
मतलब 5,000 से कम होगा और वो डिटेक्ट भी नहीं हुई है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, उसको आप तभी करोगे अगर इंटेंशन प्रूफ हो जाएगी, और अगर वो मोर देन 10,000 है आप उसको तभी रिपोर्ट करोगे। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अबाउट ऑडिट चेक लिस्ट। तो ऑडिट चेक लिस्ट आपका है टॉपिक नंबर 6। तो इसमें जो है ना, दो तरीके के आपके पॉइंट्स हैं। पहला आपका है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू क्रेडिट्स। अब मैं इसके लिए आपको ना कुछ मेमोरी टेक्निक बताती हूँ। अब ये पॉइंट्स ना आप नोट करते जाना, एंड आप अगर कहोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तभी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी। जो ऑडिट चेकलिस्ट रहती है, मतलब ऑडिट करने जाओगे तो क्या क्या चेक करोगे, तो बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, तो उसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है दैट इज पिवास 13। तो पिवास 13 में क्या है, पी का मतलब क्या हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन। तो एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को फिजिकली वेरीफाई करना होगा जो सिक्योरिटीज एनबीएफसी के पास है, कि कोई भी जो सिक्योरिटी है दैट इज लॉज्ड विद द इंस्टीट्यूशन और बैंक, तो जो सर्टिफिकेट है उस इफेक्ट में वेरीफाइड है या नहीं है, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी जो है वो वेरीफाइड है या नहीं है, बेसिकली फिजिकल वेरिफिकेशन में ये है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा आई। व्हाट इज आई, आई का मतलब है इनकम रिकॉग्निशन। तो इनकम रिकॉग्निशन में क्या है, डिविडेंड इनकम अगर कोई है तो वो जो है डिक्लेयर अगर हुई है तो वो ड्यूली रिसीव्ड और अकाउंटेड हुई है या नहीं हुई है। और जो एनबीएफसी की प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं वो रिक्वायर करते हैं डिविडेंड इनकम और शेयर्स को और म्यूचुअल फंड को कि वो किस पे हो, वो कैश बेसिस पे जो है वो उसकी इनकम जो है वो रिकॉग्नाइज हो। तो उसमें दो आपके पॉइंट्स आ गए, एक आ गए आपके योर डिविडेंड इनकम, और एक आ गया आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो है वो डिविडेंड इनकम और शेयर्स और म्यूचुअल फंड की जो भी इनकम है उसको कैश बेसिस पे जो है वो रिकॉग्नाइज करवाते हैं। फिर उसके बाद में आपका आया पिवास 13। तो वी का मतलब क्या हुआ, वी का मतलब हुआ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, एक ऑडिटर को ये वेरीफाई करना होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं दे आर वैल्यूड इन अकॉर्डेंस विद द एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड एडिक्वेट प्रोविजन जो है दे फॉल इन व्हाट मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ, मतलब जो है जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो वैल्यूड हुए हैं एज पर द प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड एज पर द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। फिर ए से क्या है आपका ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन में क्या है, किसकी अथॉरिटी चाहिए आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अथॉरिटी चाहिए। सो वेरीफाई कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड मिनट्स जो हैं दे हैव वेरीफाइड द बोर्ड मिनट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने क्या करा है, बोर्ड का रेजोल्यूशन आया हुआ है फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करोगे, बोर्ड के मिनट्स को आप चेक करोगे कि क्या उन्होंने सेल और परचेज इन्वेस्टमेंट के लिए अपना रेजोल्यूशन पास करा है या नहीं करा है। तो पिवास PIVACE, सी का मतलब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। तो असर्टेन करो फ्रॉम बोर्ड रेजोल्यूशन की जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म है या फिर वो शॉर्ट टर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो आपका ई है वो क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या है, कंफर्म करो, एक सेकेंड, ई का है, हाँ, कंफर्मेशन क्या करना है आपको, कंफर्मेशन आपको लेना है इंटरमीडियरी से रिगार्डिंग डिपॉजिट्स, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कंफर्म करना है अप्रूव्ड इंटरमीडियरी से रिगार्डिंग जो भी सिक्योरिटीज है दे आर डिपॉजिटेड और विड्रॉड फ्रॉम इट एज ईयर एंड। मतलब आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी से जाके या एक्सटर्नल सोर्सेज से जाकर क्या करोगे, कंफर्म करोगे। और 13 का मतलब हुआ कंप्लायंस एज पर AS 13। तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके ऊपर सारे के सारे AS 13 की जो या फिर और कोई भी एप्लीकेबल AS है उसकी कंप्लायंस हो रही है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, PIVACE 13, पिवास 13। तो पिवास का मतलब हुआ, P से हुआ आपका फिजिकल वेरिफिकेशन, देन I से हुआ आपका इनकम रिकॉग्निशन, देन V से हुआ आपका वैल्यूएशन, फिर A से हुआ आपका ऑथराइजेशन, ठीक है। ये A हुआ। और वैल्यूएशन वाला जो पॉइंट है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से जो है वो वैल्यू हुआ है या नहीं हुआ, ये वाला वैल्यूएशन। और फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। और 13 वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है या नहीं है। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से जो है वो आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में या बुक में भी। अब उसके बाद में मैंने आपको बताया पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए जो है, क्रेडिट के लिए एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है दैट इज कॉल्स SC या कॉल्स CS। तो व्हाट इज दिस कॉल्स CS, क्लासिफिकेशन। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे आपको क्रेडिट से रिलेटेड मिलेंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, एक ऑडिटर को क्लासिफाई करना चाहिए, चेक करना चाहिए क्लासिफिकेशन
ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस बाय एनबीएफसी इनटू स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, मतलब इन चीजों में स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, इन चीजों में क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इन कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद में ए से क्या है, अप्रेजल एंड फॉलोअप सिस्टम। तो क्या प्रॉपर सिस्टम है अप्रेजल का और फॉलोअप करने का, इसमें वही एनपीए वाला जो पॉइंट है वो आप लिख सकते हो कि अगर जैसे कोई किसी को लोन दे रखा है तो ये वाला है अप्रेजल एंड फॉलोअप सिस्टम, कि क्या जो एनबीएफसी है वो पीरियोडिक रिव्यू करती है या नहीं, और उस वजह से उसकी जो एनपीएज है उसके ऊपर वो प्रॉपर ध्यान रखती है या नहीं। सो अप्रेजल एंड फॉलोअप, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने बताया आपको लोन्स अगेंस्ट ओन शेयर्स। तो आप वेरीफाई करो कि जो आपका एनबीएफसी है, ये सारे ना नॉर्मल पॉइंट्स है जो अभी तक डिस्कस कर रहे हो, बस ये अलग अलग कैटेगरीज में। तो लोन्स अगेंस्ट ओन शेयर्स में क्या आ गया, आपको ये वेरीफाई करना है कि कोई भी एनबीएफसी ने अपने अगेंस्ट में, ठीक है, हैज नॉट एडवांस्ड एनी लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। अगर एनबीएफसी के खुद के शेयर है, उसके अगेंस्ट में उसने कोई भी जो लोन है वो नहीं दे रखा है, कोई लोन एडवांस नहीं कर रखा है, तो ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉल्स, तो कॉल्स में आपका डबल एल नहीं है, यहाँ पे एस है, तो सी ए एल एस ही है। तो सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ, वेरीफाई करो सिक्योरिटी ऑब्टेन्ड इफ एनी विद द कंसर्न पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये वाला जो है एस वाला, ठीक है, विद इफ एनी विद द कंसर्न पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस ही मस्ट असर्टेन द नेचर एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड नेटवर्क। फिर उसके बाद में सी में कंप्लायंस देखो, प्रूडेंशियल फॉर्म्स नॉर्म्स के साथ कंप्लाई हुआ है नहीं। और सैंक्शनिंग में क्या है, हर जो भी आप जिसको भी एनबीएफसी जो है वो लोन या एडवांस सैंक्शन कर रही है, तो उसने सारे के सारे लिमिट्स वगैरह के साथ में जो है वेरीफाई करा है या नहीं, ठीक है। तो क्रेडिट से रिलेटेड आपकी क्या हो गए, कॉल सीएस, और जो आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गए वो हो गए पिवास 30। आप अगर कहोगे तो मैं ये वाले जो पॉइंट्स मैंने बताए ना, ये मैंने अपनी हैंड नोट्स में इसको लिख रखा है, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगी तो उससे आपको इजी रहेगा ये याद करने में, ठीक है ना। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, जो कि आपका है ऑडिटर की ड्यूटी। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी जो है, ये अगेन बहुत ही ज्यादा जनरल पॉइंट्स हो गए, इसमें आप सारे जनरल पॉइंट्स लिख कर आ सकते हो जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो उसमें आप क्या लिख कर आओगे कि उस देखो मतलब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल बिजनेस देखो, फिर एनओएफ क्राइटेरिया देखो, फिर उसके बाद में जो सर्टिफिकेट ऑडिटर का है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, जो सर्टिफिकेट है फ्रॉम ऑडिटर दैट इज रिक्वायर्ड विद इन 1 मंथ ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट बट नॉट लेटर देन 30th December ऑफ द ईयर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में और सारे पॉइंट्स वही दे रखे हैं कि जो एनबीएफसी है उसमें ये देखो कि जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं दैट आर हेल्ड बाय इट विद अदर बोरिंग्स, वो लिमिट के अंदर अंदर ही हैं, वो रेगुलराइज्ड है या नहीं है। इसमें जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ठीक से डिटरमाइन हुआ है या नहीं, रिटर्न्स वगैरह टाइमली जा रहे हैं या नहीं, तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो क्या करे, वो ये सारी चीजें जो है वो चेक करे। तो ये सारे पॉइंट जो आपने अभी तक पढ़े, ये सारे आप इजीली लिख कर आ सकते हो, ठीक है। लिक्विड एसिड्स वाला भी हाँ इसमें लिख कर आ सकते हो। अभी तक इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा ना कि क्या क्या कंप्लाइंस है, तो वो चीज याद कर लो और उसके हिसाब से लिख देना। फिर ये वाला जो है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू सबमिट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट टू आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अलग से पढ़ा देती हूँ कि किन केसेस में जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किन केसेस में एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जो है आरबीआई को भेजना होगा एक ऑडिटर को। तो वेर इन केसेस ऑफ एनबीएफसी जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग एनी टर्म्स इज अनफेवरेबल या अनक्वालिफाइड, तो उस केस में ऑडिटर को एक एक्सेप्शन रिपोर्ट इशू करना होगा। तो उसमें उसको ये देखना होगा कि उसमें ऑडिटर को ये मेंशन करना होगा कि क्या क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है प्रोविजंस के साथ में, पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ में, या फिर सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट या नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट के किसी चीज में हुआ है या नहीं। तो इट शैल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑडिटर कि वो क्या करे, वो एक रिपोर्ट बनाए जिसमें वो सारी की सारी अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करे कि हाँ यहाँ जो है प्रॉब्लम रही है, ठीक है। ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की कि वो क्या करे, वो रिपोर्ट करे, ना कि सिर्फ कॉन्ट्रावेंशंस के बारे में, बल्कि क्या करे, वो इस चीज के बारे में भी बताए। द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर शैल बी रिपोर्ट ओनली द कॉन्ट्रावेंशंस एंड डायरेक्शंस and such report shall not contain any statement with respect to compliance of any of those provisions। तो मतलब ये है कि जो ड्यूटी होती है ऑडिटर को वो ये रहती है कि उसको रिपोर्ट करना होता है अबाउट द कॉन्ट्रावेंशंस, की क्या क्या जो है वो कॉन्ट्रावेंशन हुए हैं, किस किस प्रोविजन या डायरेक्शन में हुए हैं, ठीक है।
तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये कोई भी कंप्लायंस वाली चीज नहीं करती है, ये एक एक्सेप्शन रिपोर्ट होती है और ये सिर्फ वो चीजें कंटेन करती है जो नॉन कंप्लायंस होता है। अभी जो कंप्लायंस कारो 2020 ये आप मेरी कारो वाली वीडियो से देख सकते हो। इसमें आपको जो मिलेगा वो मिलेगा एक तो क्लॉज नंबर 3 और क्लॉज नंबर 16 का, तो ये पूरा कारो 2020 का है, तो ये आप वहां से देख सकते हो। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है सेकेंड लास्ट टॉपिक एंड दैट इज योर टॉपिक नंबर 8, जो कि नहीं ये लास्ट ही टॉपिक है, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या है, जो मेन इसमें आपका क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। ये हैं डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो आपका डिवीजन नंबर 2 है वो किसके लिए होता है, नॉन एनबीएफसी के लिए होता है, और जो डिवीजन नंबर 3 है वो एनबीएफसी के लिए होता है। ठीक है, तो जो डिवीजन नंबर 2 है उसमें जो भी इंडेक्स होते हैं दैट आर अदर देन एनबीएफसीज, एंड जो डिवीजन 3 है उसमें इंडेक्स होते हैं एनबीएफसीज वाले। ठीक है, तो अब इसमें क्या रहता है, इसमें जो डिवीजन 3 है उसमें ज्यादा चीजें हैं, जो डिवीजन 2 है उसमें कम चीजें हैं। तो इसमें क्या है, जो भी डिवीजन 3 है उसमें प्रेजेंट करेंगे आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडिटी अलाउड, लेकिन ये चीज जो है ये अलाउड नहीं है। एक सेकेंड मैं आपको इसमें बता दूं, NBFCs have been allowed to present the items of balance sheet in order of their liquidity, which is not allowed to companies required to follow डिवीजन 2। जो कंपनीज जो है वो डिवीजन 3 अगर फॉलो कर रही है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रेजेंट करना होगा आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। जैसे जैसे लिक्विडिटी का ऑर्डर है उस हिसाब से बैलेंस शीट होनी चाहिए, लेकिन ये जो चीज है ये दिस इज नॉट अलाउड इन डिवीजन नंबर 2। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी अदर इनकम होगी, जो भी अदर इनकम होगी एनबीएफसी की वो सेपरेटली डिस्क्लोज होना चाहिए एज अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर, अगर वो एक्सीड कर रही है 1% ऑफ द टोटल इनकम। ठीक है, लेकिन जो डिवीजन नंबर 2 है उसमें क्या है, डिवीजन नंबर 2 में ये है कि अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर को आप तभी डिस्क्लोज करोगे अलग से इफ इट इज ग्रेटर देन 1% ऑफ द रेवेन्यू और 10 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर है। 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 10 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, इन दोनों में से अगर कुछ भी एक्सीड होता है अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर तभी आपको दिखाना है, वरना आपको नहीं दिखाना है। फिर उसके बाद में बाकी 3 पॉइंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिवीजन 3 के लिए। उसमें क्या है, जो डेट ड्यू है एलएलपी से इन विच डायरेक्टर इज अ मेंबर और पार्टनर, तो वो चीज आपको बताना होगा, डिस्क्लोज करना होगा। रिसीवेबल डेट्स अगर कोई ड्यू है तो फिर आपको अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या दिखाना होगा, ऑन द फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L इंस्टेड ऑफ शोइंग दोज ओनली एज पार्ट ऑफ नोट्स। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L के फेस पे दिखाना है, नोट्स में नहीं दिखाना। फिर डिवीजन 3 में एक चीज ये भी है कि सेपरेट डिस्क्लोजर करना होगा ट्रेड रिसीवेबल का जिसके पास में सिग्निफिकेंट इंक्रीज है क्रेडिट रिस्क का, और जो भी कंडीशंस है दैट आर रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व उसको भी आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है इन द नोट्स एज स्टैपुलेटेड बाय द रिलेवेंट स्टैट्यूट। तो ये जो है ये कुछ डिफरेंसेस है दैट आर बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3। आगे ना ये आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें। तो आई होप कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई हैं, ये चैप्टर अब आपको अच्छे से आ गया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ये जो भी बैक क्वेश्चन है इसको कर ले। ठीक है, ये देखो ये एक्सेप्शंस रिपोर्ट्स वाला अलग से क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि एक बार क्वेश्चन जरूर देख लें, जरूर प्रैक्टिस कर लें, या फिर एक बार की पॉइंट्स तो लिख ही लो, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इंपॉर्टेंट उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, so I'll come up with the next video and next video will be probably on PSU वाला चैप्टर या peer review quality review, इन दोनों में से कोई एक मैं लाने की कोशिश करूंगी बहुत जल्दी ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है देन डू शेयर, एंड ऑल्सो जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसको भी आप जरूर देखो, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी। Okay, so I'm ending the video here and I hope it is helpful. Please do like, share and subscribe.